नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास है दोस्तों भारत का नदी तंत्र के बारे में आज की हमारी पहली क्लास है। दोस्तों भारत के नदी तंत्र को तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये तीन भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों हिमालय नदी तंत्र, यानी जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उनको हिमालय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, जो कि प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियाँ हैं। अंतःस्थलीय नदी तंत्र, जो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों लोनी नदी, जो कि भारत में भारत से उद्गम होता है और भारत में समा जाती है। याद रखें दोस्तों, इसी को अंतःस्थलीय नदी कहा जाता है। हिमालय नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? तो सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होती है दोस्तों पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ, एक होती हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ। तो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। अब पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिमालय नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। यानी हिमालय नदी तंत्र के बारे में सबसे पहले जानेंगे तो यानी सिंधु नदी के बारे में जानने वाले, यानी सिंधु नदी। यदि दोस्तों सिंधु नदी की उद्गम की बात की जाए तो मानसरोवर झील यानी चेमायुंगडुक ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। याद रखें दोस्तों, चेमायुंगडुक ग्लेशियर या मानसरोवर झील, ये दोनों पास पास में है। दोस्तों कोई सा भी ऑप्शन आपको दिया मिल सकता है, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। यदि पूछा जाए कि सिंधु नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है, तो कैलाश पर्वत से होता है, जो कि तिब्बत में है। और यह कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। यदि लंबाई की बात की जाए दोस्तों, सिंधु नदी की लंबाई की बात की जाए तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है सिंधु नदी की। केवल भारत में कितनी दूरी तय करती है दोस्तों सिंधु नदी केवल भारत में कितनी लंबाई यानी कितनी दूरी तक बहती है? तो 1114 किलोमीटर तक भारत में बहती है सिंधु नदी। और यह तिब्बत से भारत और भारत से पाकिस्तान के बाद दोस्तों अरब सागर में समाप्त हो जाती है, यानी अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। और यह दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। याद रखें दोस्तों, यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है और यह पाकिस्तान की एक राष्ट्रीय नदी है। साथ ही दोस्तों जब सिंधु नदी भारत में आती है तो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है भारत में। साथ ही लद्दाख का लेह शहर इसी सिंधु नदी के तट पर बसा है। याद रखेंगे। यानी सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। जब यह मानसरोवर झील से निकलकर भारत आती है तो भारत में प्रवेश करती है, तो लद्दाख के दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। फिर भारत में प्रवेश यानी बहती हुई, तो भारत में बहती हुई आगे बढ़ती है और उसके बाद पाकिस्तान चली जाती है। याद रखें। और पाकिस्तान की यह राष्ट्रीय नदी भी कहलाती है। याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों सिंधु की सहायक नदियाँ, यानी सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु की सहायक नदियाँ, तो सिंधु की सहायक नदियाँ ये बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, यानी झेलम, चिनाब नदी, रावी, ब्यास और सतलज। ये कौन सी? ये बाएं हाथ की नदियाँ हैं सिंधु नदी की। याद रखेंगे। अब इन सभी के बारे में एक एक करके जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों झेलम नदी के बारे में जानेंगे। यानी झेलम नदी के बारे में, झेलम नदी का उद्गम की बात की जाए तो शेषनाग झील या बैरीनाग झील से इसका उद्गम होता है। दोस्तों यह दोनों झीलें पास पास में हैं, तो कोई सी भी झील ऑप्शन में दी जाती है, तो इसीलिए आपको याद रखना है। दोनों की स्थिति जम्मू कश्मीर में। यदि दोनों ऑप्शन में दिया जाए तो शेषनाग झील आपको राइट आंसर लगाना है। याद रखेंगे। यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो 725 किलोमीटर की लंबाई है झेलम नदी की। साथ ही उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं इसी नदी पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। साथ ही अनंतनाग से बारामूला
नौकागम्य है। याद रखें दोस्तों, इस नदी में जो है अनंतनाग से लेकर बारामूला तक जो है नौकाम्य मतलब अनंतनाग से लेकर जो है बारामूला तक जो है इसमें नावें जो है चलाई जाती हैं। याद रखेंगे। यह समाप्त कहाँ होती है? तो ये समाप्त होती है चिनाब नदी में जाकर अपना जल जो है गिरा देती है। और चिनाब जो है आगे जाकर जो है चिनाब कहाँ पर अपना जल जो है गिराती है दोस्तों? चिनाब अपना जल गिराती है सिंधु नदी में। और साथ ही चिनाब जो है सिंधु सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखेंगे। तो कहीं कहीं पर जो है आपको अरब सागर भी जो है देखने को मिलता है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों चिनाब नदी, यानी झेलम के बाद कौन सी नदी आती है? झेलम के बाद आती है दोस्तों चिनाब नदी। चिनाब नदी के उद्गम की बात की जाए तो उद्गम कहाँ से होता है? बाड़ालाचला दर्रे से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और लंबाई की बात की जाए तो 720 किलोमीटर की लंबाई है चिनाब नदी की। यह हिमाचल प्रदेश में जो है स्थानीय नाम इसका चंद्रभागा है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में जो है इसका स्थानीय नाम की बात की जाए तो चंद्रभागा है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में जो है दो नदियाँ बहती हैं, एक है चंद्र, एक है भागा, यानी दो धाराएं जो है निकलती हैं और ये आगे जाकर जो है एक जगह कनेक्ट हो जाती हैं और इसी का नाम जो है चंद्रभागा जो है पड़ता है। और साथ ही दोस्तों इसी चंद्रभागा नदी का नाम जो है हिमाचल प्रदेश में आगे चलकर जो है चिनाब नदी जो है पड़ जाता है। याद रखेंगे। अब इसी चिनाब नदी पर जो है कुछ परियोजनाएं हैं, यानी सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार परियोजना। ये तीनों परियोजनाओं की बात की जाए तो चिनाब नदी पर जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार ये तीनों परियोजनाएं कहाँ पर हैं? चिनाब नदी पर जो है स्थित है। याद रखेंगे। अब पाकिस्तान दोस्तों, पाकिस्तान के मिठानकोट में जो है सिंधु नदी में जो है मिल जाती है, यानी चिनाब नदी जो है पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर जो है सिंधु नदी में अपना जल जो है गिरा देती है। याद रखेंगे। और सिंधु की जो है मुख्य सहायक नदी है, यानी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी भी कौन सी? चिनाब नदी भी है। और सिंधु की मुख्य सहायक नदी की बात की जाए तो चिनाब नदी हो जाती है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों रावी नदी, यानी चिनाब के बाद रावी नदी आती है। तो रावी नदी का उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम जो है रोहतांग दर्रे से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो 718 से लेकर 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं। कहीं पर 718 और 720 किलोमीटर जो है दी हुई होती है। अब इसी रावी नदी पर जो है एक थीन बांध जो है बना हुआ है, जिसका नाम अब रणजीत सागर जो है और चमेरा परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं दोस्तों इसी नदी पर जो है स्थित हैं। यह समाप्त कहाँ होती है? यानी रावी नदी जो है चिनाब नदी में जो है अपना जल जो है गिराती है। याद रखेंगे। यानी ये 5 नदियाँ हैं दोस्तों, सिंधु की बाएं हाथ की 5 सहायक नदियाँ हैं। पहली झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनमें से दोस्तों ये चारों नदियाँ जो है अपना जल किस में गिराती हैं? चिनाब नदी में जो है गिराती हैं। जिसमें से दोस्तों ब्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पाकिस्तान नहीं जाती है, बल्कि सतलज नदी में जो है दोस्तों पंजाब के कपूरथला ज़िले में जो है सतलज नदी में अपना जल जो है गिरा देती है। और सतलज नदी आगे जाकर यानी पाकिस्तान में जाकर जो है अपना जल किस में गिराती है? चिनाब नदी में जो है गिराती है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों ब्यास नदी। ब्यास नदी, यानी ब्यास नदी का उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम है ब्यास कुंड, यानी रोहतांग दर्रे के पास पड़ता है ब्यास कुंड। यहीं से जो है ब्यास नदी का उद्गम होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। लंबाई की बात की जाए तो 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पोंग बांध इसी नदी पर बना है और उत्तर भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। याद रखें दोस्तों, उत्तर भारत की जो है सबसे स्वच्छ नदी की बात की जाए तो ब्यास नदी, और यह समाप्त हो जाती है सतलज नदी में, यानी यह पाकिस्तान ने जाकर पंजाब के कपूरथला ज़िले में जो है सतलज नदी में जो है अपना जल जो है गिरा देती है। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं सतलज नदी, यानी सतलज नदी के बारे में जानते हैं अब। सतलज नदी दोस्तों, सतलज नदी के उद्गम की बात की जाए तो ये राकसताल से जो है इसका उद्गम होता है। राकसताल कहाँ पर है? तो राकसताल जो है दोस्तों तिब्बत यानी चाइना क्षेत्र में जो है पड़ता है। लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है दोस्तों 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बांखड़ा नागल परियोजना इसी पर जो स्थित है। और गोविंद सागर झील, यानी बांखड़ा नागल बांध के पीछे जो जलाशय इकट्ठा यानी जो जल इकट्ठा होता है तो उसी को जो है गोविंद सागर झील जो है कहा गया है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है
आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।